पर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और ये पूरे भारतवर्ष में जो इन्होंने आज भी अगर हमारे बीच में विशेष तौर से वापस आए हैं, माननीय राष्ट्रपति जी के साथ उज्ज्वला योजना, और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस प्रकार से आज 2.5 करोड़ गैस के चूल्हे और आज राष्ट्रपति के हाथ से 2.5 करोड़ एक उस चूल्हे का उन्होंने वितरण माननीय राष्ट्रपति जी के गांव में किया। दुनिया का सबसे बड़ा इंक्लूजन का प्रोग्राम के लिए इसकी प्रगति के लिए आपको बधाई। और हमारे साथ आपके साथ बहुत सारे ऐसे समझौते हैं जिस पर हम हस्ताक्षर कर चुके हैं और आने वाले दिनों में मंच पर बैठ करके, आज अगर सबसे ज्यादा तेल पहुंचाने का लॉरियों में काम होता है, आज हमारे पास प्रशिक्षित ड्राइवर का अभाव है, तो हमारी भागीदारी आपके साथ होगी और ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेंटर में और हैवी व्हीकल्स के लिए आपके साथ हमारा बड़ा समझौता हो रहा है। नड्डा साहब, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ भी काम हो रहा है वो औसतन डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन इसके बाद भी असंगठित संगठित क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में बहुत बड़े लोगों की जरूरत है। और आज की तारीख में अगर हम पूछे तो कल सुबह मुझे 40 लाख लोगों की जरूरत ऐसी है जो हेल्थ सेक्टर में काम कर सके, चाहे वो डायबिटीज एजुकेटर हो, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो, डायबिटीज प्रशिक्षक हो, ब्लड शुगर सैंपल कलेक्टर हो। तमाम चीजों के लिए आपने हमारे साथ भागीदारी की है और देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़े अभियान में आपने हमारा साथ दिया है। विशेष रूप से आपके इस उपस्थिति पर मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे बीच में देश में पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा अभियान पद्मश्री डॉक्टर एच नागेंद्र, योग में सबसे आगे आज स्वामी विवेकानंद योग संस्था में, जो अपने आप में इस मंच पर हमारे सबसे दाहिनी तरफ बैठे हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इन्होंने पीएचडी किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद रिसर्च फेलो रहे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में, उसके बाद नासा में गए और नासा के पश्चात हार्वर्ड में उन्होंने पढ़ाई किया और वहां रिसर्च स्कॉलर के रूप में काम किया और उसके बाद इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में गए। लेकिन आज पिछले 3 दशक से देश में योग का काम कर रहे हैं और योग में और इस योग के क्षेत्र में जो काम का अभियान हमने शुरू किया है, शायद भारतवर्ष में हम योग इंस्ट्रक्टर की बात करते थे, लेकिन औपचारिक रूप से ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल ने माननीय नागेंद्र जी के साथ मिलकर देश में पहली बार औपचारिक तौर से योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शुरू किया है, जिसका आज औपचारिक रूप से शुरुआत हुई। मित्रों, ये तो हमारे मंच पर अतिथि आए हैं, हमारे पास वर्ल्ड स्किल्स डे के नौजवान बैठे हैं, मित्र बैठे हैं। अगले 4-6 पंक्तियों में वो बैठे हैं जो नीति निर्धारक हैं और इस मंच पर वो लोग हैं जो नीति निर्धारक हैं, लेकिन इसके पीछे वो श्रृंखला में लोग हैं जो आने वाले दिनों में कौशल के अभियान में, क्योंकि हमारी एक बड़ी पीड़ा है और 2014 में दुनिया में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुए। शायद इस निर्णय के पीछे देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन में, और ये यूएन में 2 बड़े फैसले हुए और ये 2 बड़े फैसलों का नतीजा भारतवर्ष में सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में उभर के आया है। और ये 2 बड़े निर्णय कौन से हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को पहली बार योग को यूएन में उठाया था और दुनिया के सबसे बड़ी बहुमत के साथ 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया ने स्वीकारा। ये 2014 का एक सबसे बड़ा और जिसकी एक बड़ी शुरुआत का काम। लेकिन दूसरा एक और बहुत बड़ा इस इवेंट हुआ था पूरे दुनिया में, और वो था कि 15 जुलाई यूएन ने 15 जुलाई को 2014 में इस बात की घोषणा की कि पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए कौशल दिवस के रूप में 15 जुलाई मनाया जाएगा, जो देश के प्रधानमंत्री ने भारत में एक मिशन के रूप में शुरू किया, जो आज हम देख सकते हैं। लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर हम इतनी बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष में समय समय पर कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? और मुझे कल किसी ने कहा कि, एक बड़े पत्रकार ने कहा कि हमने जब भी शिक्षा को इस देश में लाया तो लॉर्ड मैकॉले के उस पूरे अभियान में जो हम लोगों ने शासक बनाए और हजारों वर्षों से, दसन हजार वर्ष से जो भारत का इतिहास है, चाहे वो ताजमहल हो या तमाम महलें हो जो भारतवर्ष में बने हो, या जो वो सैनिक जो युद्ध करते थे उनके हथियार हो, कौशल तो हमारे रूप से पारंपरिक तौर से दसन हजार वर्षों से रहा है।
लेकिन देश में जब आजाद नहीं था तो जिन लोगों ने नीति बनाई, उन्होंने नीति बनाई प्रशासकों का जो उनके सेवक के रूप में आए, और वो परंपरा 68 वर्षों से चलता रहा। क्योंकि इस देश में जो लोग बड़े बनते हैं, अच्छे बनते हैं, कामयाब बनते हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो लोग आज आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं वो कौशल वाले लोग हैं, लेकिन उनकी पहचान इस भारतवर्ष में नहीं बन पाई। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि कौशल शिक्षा के साथ में मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन जरूर ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा का कहीं ना कहीं बड़ा बायस था कौशल के प्रति। और उस बायस का पहचान तो तब दिखता था जब हम लोगों ने देखा कि इस देश में अगर 1950 से अगर सबसे बड़ी संख्या में अगर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहीं होता था वो ITIs में होता था, जो आज भारतवर्ष में 13,000 है। लेकिन दुर्भाग्य क्या था, देश में पहले भी सरकारें रही हैं, इस तरह से मंच पर पहले भी नीति निर्धारक बैठे होंगे, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि देश में नीति बना कि ITI में जाने वाले बच्चे जो 8वीं पास फेल कर जाए, जिसे जिंदगी में कुछ ना करना हो, उसे ITI में दाखिला दिलाया जाए, और 10वीं में पास करने के बाद जिसका एडमिशन कहीं ना हो, उसे 10वीं के बाद ITI में दाखिला दिलाया जाए, ताकि वो समझा जाता था कि ये बच्चा किसी काम के लायक नहीं है। हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये निर्णय किया कि ITI में दाखिल होने वाले 8वें पास बच्चे को 2 वर्ष के पढ़ाई के बाद उसको 10वीं की मान्यता CBSE ICSE की तरह मान्यता दी जाएगी, और 12वीं पास बच्चे को भी मान्यता दी जाएगी ताकि आगे की वो पढ़ाई कर सके। इतना बात, 23 लाख बच्चे इस देश में हर एक वर्ष हमारे आपके बीच से पास करते थे, लेकिन उनको यह अनुमति नहीं था 68 वर्षों में कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। हमारी नीतियां इस प्रकार है, और शिक्षा का इस प्रकार से हमेशा जो एक टकराव रहा कौशल के साथ, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसे दूर किया। लेकिन आज जब हम कौशल की बात करते हैं तो कौशल आखिर है क्या? और मेरे लिए चुनौती था, क्योंकि हमारा मंत्रालय भारत के स्टार्टअप इंडिया में सबसे नया मंत्रालय है, 2.5 वर्ष पुराना, और ये इसकी परिभाषा क्या हो। और मैं बार बार सोचता था कि कौशल को कैसे डिफाइन किया जाए। अभी अगर मंच से निकल करके कोई पीछे जाकर के इस माइक्रोफोन का तार खींच दे और आवाज बंद हो जाए और इसके बाद हम भाषण ना दे पाए, तो ये पूरा कार्यक्रम खराब हो जाएगा। हमारे बाएं तरफ खड़ा हुआ कैमरामैन जो है, अगर ये यहां से हट जाए और आपको जिम्मेवारी दी जाए आपको फोटो खींचने की, तो शायद आप उस काम को नहीं कर पाए। लेकिन आपकी सुंदर तस्वीर को खींचने वाला व्यक्ति कोई डॉक्टरेट नहीं है, कोई MBBS नहीं है, कोई BA नहीं है, MA नहीं है, ये कौशल प्राप्त व्यक्ति है जो मेरे बाएं तरफ खड़ा होकर के ये काम करता है। ये फूलों के गुलदस्तों को सजाने वाला व्यक्ति, ये कोई कहीं और बड़े आयाम से नहीं आया है। ये जो फूलों का गुलदस्ता इस मंच की खूबसूरती बढ़ा रहा है, ये कौशल प्राप्त व्यक्ति है। और यहां तक कि जो चालक आपको यहां लेके आया है, उसे औपचारिक प्रशिक्षण कहीं नहीं मिला। जो आपके कल सुबह अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज हो जाए, जो आपके कमरे में चाय बना के लाता है, आपको चाय पिलाता है, जो आपके दरवाजे पर खड़ा होकर आपके ऑफिस में आपके आने के बाद आपके टेबल को साफ करके ये पूछता है कि सर आपको सुबह चाय चाहिए या कॉफी, आपके जीवन को जो सुंदर बनाता है, सरल बनाता है, कामयाब बनाता है, वो कोई MBBS PhD नहीं है, वो कौशल प्राप्त व्यक्ति है जो आपके जीवन का बनता है। लेकिन उसकी पहचान नहीं बनती। उस अच्छी पत्नी की पहचान नहीं बनती है जो अच्छा चाय और खाना पका के आती है। उस अच्छे ड्राइवर की पहचान नहीं बनती है जो अच्छी तरह से आपको सुरक्षित गाड़ी चला के ले जाता है। लेकिन पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने इस भारतवर्ष में इसका भी एक नया मानक स्थापित किया, और आपके जीवन की सरलता जहां भी स्थापित होता है वो कौशल है। और आज हम इस कौशल अभियान को आगे कैसे लेके चल रहे हैं, और जिन कार्यक्रमों के लिए माननीय मंत्रीगणों को हमने बुलाया है वो इस प्रकार से हैं। NAPS की दुनिया भर में अगर ट्रेनिंग कहीं होता है तो कहीं भी वो कॉलेज स्कूल के लैबोरेटरी में नहीं होता है। दुनिया भर में अगर कहीं ट्रेनिंग होता है तो वो फैक्ट्री में होता है, लेकिन भारतवर्ष में इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी। और आज अप्रेंटिस में जो हमने भारतवर्ष में शुरू किया है, हमने अपने अप्रेंटिसशिप एक्ट को अमेंड किया है, और आज भारत में मात्र 2.5 लाख लोग इंडस्ट्री में हमारे बीच में आते हैं जो अप्रेंटिस बनते हैं। चीन में, जापान में करोड़ों बच्चे जाकर के शॉप फ्लोर पर काम करते हैं। हालांकि आज हमने ITI के माध्यम से ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम शुरू किया है, जर्मन एजुकेशन मॉडल शुरू किया है, जहां क्लासरूम के बाद फैक्ट्री में भी पढ़ाई कराई जा सकी। आज इस बड़ी योजना की शुरुआत का NAPS में मैं उद्योग जगत, जो पूरे भारतवर्ष के CII, ASSOCHAM और FICCI के और तमाम औद्योगिक घराने के लोग हैं, आज हम शपथ लेंगे कि 2.5 लाख की संख्या हम 50 लाख तक अपने फैक्ट्रियों में अप्रेंटिस रखें। ये हमारा लक्ष्य है, ताकि दुनिया में काम का माहौल
और देश की सरकार ने यह भी तय किया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अलावा अब सर्विसेज को भी हमने अप्रेंटिसशिप में माना है। ये शायद पहले कभी नहीं हुआ था और ऐसे ऐसे बड़े नीतिगत फैसले हो रहे हैं। आज दूसरा बड़ा नैप्स के साथ साथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में 10% जीडीपी का बढ़त होता है यदि हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर हो, और हम लोग 1 लाख वैसे लोग जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में 1 लाख लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ उसकी शुरुआत करेंगे जो बैंकिंग सेक्टर में इस काम को पूरा कर सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने कौन से काम होंगे या आखिर क्या होगा? टेली ऑपरेटर्स, कॉलर अप्रेंटिसशिप, लाइफ इंश्योरेंस अप्रेंटिसशिप, इक्विटीज अप्रेंटिसशिप, लोन प्रोसेसिंग अप्रेंटिसशिप, ऐसे कई ऐसी चीजों को हम प्रारंभ कर रहे हैं जो देश में शायद पहली बार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से। जीएसटी दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। डेस्टिनेशन टैक्स हमने शुरुआत की, सिंगल टैक्स का प्रावधान किया। आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा कि देश की सरकार ने कितना बड़ा ये निर्णय लिया। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम जीएसटी के कई सारे कोर्सेज कर रहे हैं। कम से कम 5 लाख बच्चों को हम लोग प्रशिक्षण देंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के। जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, ऐसे तमाम बच्चों को देश में 5 लाख बच्चों को हम लोग प्रशिक्षण देके जीएसटी के काम में लगाएंगे और उसके 100 केंद्रों की स्थापना आज घोषणा की जा रही है। हमारे साथ आरपीएल के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे, क्योंकि हम जब भी दुनिया में ये बात कहते हैं कि हमारा वर्कफोर्स का जो ट्रेन मैन पावर है वो मात्र 2% है, मुझे हमेशा शक होता था कि भारत में ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ 2% है, लेकिन दुनिया में यही आंकड़े जाते थे। और आपके यहाँ माली हो, ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, पेंटर हो, जो पारंपरिक रूप से जो कारपेंटर हो, जो कुम्हार हो, ऐसे लोगों की कभी हमने सोचा नहीं कि ये हमारे कौशल प्राप्त व्यक्ति हैं, लेकिन पहली बार हम उनको जोड़ रहे हैं। और इस बड़ी योजना का नाम है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन में भी काम करने वाले लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है, और वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले जो पारंपरिक रूप से लोग थे उनको भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है। और उसे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग पहली बार डोमेस्टिक हेल्प और वैसी महिलाएं जो दूर दराज के इलाके से शहर में काम करती हैं, उनके जीवन में पहली बार प्रशिक्षण के बाद एक सर्टिफिकेट उनके हाथ में, उनके पूरे जीवन काल का पहला प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने दिया है। हमारे सामने अमोद कंठ साहब बैठे आरकेपुरम में, जब उन्होंने कार्यक्रम कराया और वहां कई सारी महिलाएं थी जो घरों में काम करती है, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके जीवन में पूरे 40-50 साल के जीवन में आपके जीवन में कभी कोई हाथ में सर्टिफिकेट आया था? उस महिला के आंखों में पानी भर गए। उसने कहा, पहली बार जीवन में मेरी कोई मान्यता बनी है, पहली बार मेरी पहचान बनी है, और इस देश में ऐसे पहचान बनाने की बड़ी कल्पना हमने की है और देश में करोड़ों लोगों को इस प्रकार से उनकी पहचान हम देंगे। हमने आईटीआई की चर्चा की। दुखद है कि देश में आईटीआई की स्थिति कहीं तो बहुत अच्छी है और कहीं अच्छी नहीं, और यह आवश्यकता था, क्योंकि आज 13,000 आईटीआई भारतवर्ष में हमारे माननीय सांसद और मंत्रियों के क्षेत्र में 127 ट्रेड है, और 127 ट्रेड में 23 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 20 लाख बच्चे 2 ही ट्रेड करते हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर का। बाकी 10 ट्रेड और है, और बाकी 1 लाख लोग 126 ट्रेड में है। गुणवत्ता का अभाव रहा है। इसलिए हम लोगों ने भारत में पहली बार, जब हमने मान्यता दी है सीबीएसई, आईसीएसई और हमारा अपना बोर्ड होगा, सचिव साहब को हमने कहा है कि अगले 2 वर्ष के भीतर इसी सरकार में पहला अपना बोर्ड से निकलने वाला विद्यार्थी आए, तो इसलिए हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में आईटीआई इस देश में जो खुलेंगे वो कॉन्वेंट स्कूल से बेहतर, वो केंद्रीय विद्यालय से बेहतर, वो सीबीएसई स्कूल से बेहतर, अब देश में आईटीआई जो खुलेंगे इन सभी सेंटर से, सभी स्कूल से खूबसूरत आईटीआई। और आज की तारीख में हम माननीय मंत्रीगण के बीच में नए आईटीआई का नॉर्म्स, क्योंकि दिखने वाले आईटीआई अपने आप में एक एस्पिरेशनल पॉइंट हो, आज उसको हम लोग पूरे भारतवर्ष में लॉन्च करने वाले हैं। मित्रों, एक और काम, लोग अवकाश प्राप्त करते हैं और भारतीय फौज से, कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि भारतीय फौज से, सीआरपीएफ से, एनएसजी से, आईटीबीपी से हमारा भी कोई संबंध, सीआईएसएफ से हमारा कोई संबंध हो सकता है, सशस्त्र सीमा बल से, एयरफोर्स से, नेवी से। आज 60,000 नौजवान जवान रिटायर करते हैं भारतीय फौज से। और एक तरफ ये जो स्किल ट्रेनिंग का इकोसिस्टम है, इसमें एसेसर और ट्रेनर्स का अभाव है। पहली बार भारत की सरकार
इन सब नौजवानों को जो इनसे अवकाश प्राप्त करते हैं उनको सीधे वहां से निकाल करके प्रशिक्षक बना रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, ट्रेनर्स बना रहे हैं, और ये पूरे वर्कफोर्स को हम लोग इस प्रकार से जोड़ रहे हैं जो आज तक किसी भी सिविल सोसाइटी के साथ भारतीय फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस का पार्टनरशिप नहीं हुआ था, जो देश में पहली बार किया जा रहा है। और इसीलिए आज हम लोग एक ऐसा पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, आप अभी अवकाश प्राप्त कर सकते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े लोग, मेरे मंत्रालय के जुड़े लोग, और आप अगर एसेसर बनना चाहते हैं, आप अगर ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो अब आपको किसी एजेंसी के माध्यम से नहीं जाना चाहेगा। जो ग्रेजुएट लड़का है, आज 18 लाख सीटों में से 8 लाख इंजीनियरिंग के सीट्स खाली हैं, 10 लाख इंजीनियर हैं, जिसमें मात्र 7% इंजीनियर्स को नौकरी मिल रहा है। आज वो इंजीनियर्स अगर चाहे तो छोटी सी परीक्षा का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, वो चाहे स्किल मंत्रालय का हो या नमामि गंगा का हो या धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ का असेसमेंट का काम हो या स्मृति जी का हो, उस पोर्टल पर जाके छोटी सी परीक्षा दे करके देश में वो एसेसर बन सकता है। और आपके चाचा और आपके मामा और आपके फूफा जो रिटायर कर चुके होंगे, अगर वो भी देश की सेवा में आ सकते हैं तो इस पोर्टल पर जाके हमारे लिए एसेसर बन सकते हैं, हमारे लिए ट्रेनर बन सकते हैं, और उसकी व्यवस्था आज इस पूरे महकमे में 15 जुलाई को लॉन्च की जा रही है। महोदय, मैं इस विषय को ज्यादा नहीं लेके आगे जानना चाहूंगा, लेकिन हमारा ख्वाब क्या, हम किस प्रकार से देश को आगे, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन, आज सुबह भी हमारी बात हुई, हमने आशीर्वाद लिया इस बड़े कार्यक्रम के लिए, और वो उनकी एक सबसे बड़ा अभियान है कौशल का, हम इसे आगे लेके, आज वर्ल्ड स्किल्स के बच्चे यहाँ हमारे बैठे हैं, ओलंपिक्स की चर्चा करते हैं, क्रिकेट की चर्चा करते हैं, फुटबॉल की चर्चा करते हैं, लेकिन दुनिया में कभी किसी ने कल्पना की थी कि स्किल्स का भी कोई ओलंपिक्स होगा? और ये नौजवान बच्चे जो 8वीं 10वीं पंक्ति में बैठे हैं, पूरी दुनिया में चाहे ब्यूटिशियन हो, प्लम्बर हो, मेसन हो, कारपेंटर हो, भारत के ये नौजवान वर्ल्ड स्किल्स में अगले साल आबू धाबी जा रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष के मैं चाहूंगा कि इन बच्चों को एक बार वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के सभी बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ताकि पूरा भारत देख सके कि आप कौन हैं। और वर्ल्ड स्किल कंपटीशन से, ये हमारे ओलंपिक्स की टीम है, ये स्किल्स के हमारे ओलंपिक्स के टीम है, और ये पहले भी जीतते रही है, इनके बहुत सारी जीत, पहले भी गोल्ड जीत के आए हैं, दुनिया नहीं जानती थी कि इनका भी ओलंपिक्स होता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, पीछे भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, सभी को बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए बहुत बहुत बधाई, आगे पीछे तमाम हमारे पूरे भारतवर्ष के स्किल्स के नौजवान। लेकिन अंतिम रूप से क्या, हम इसे कैसे समझाएं, हमें क्या चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या चाहिए? आज इस देश में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं, प्रधान साहब घर में चूल्हा पहुंचा रहे हैं, जो माँ जो बहनें आंख का धुआं खा करके अपनी आंखों की रोशनी खत्म करती, देश की सरकार ने 5 करोड़ लोगों ऐसे को गैस का चूल्हा पहुंचाने का। जो लोगों की आमदनी 1000-1500 रुपया थी, वो 1500 रुपया को बढ़ाने का, तो हम सिर्फ 2 ही उदाहरण देंगे। हमारे बीच का एक नौजवान गांव से निकल के आता है और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में 2 महीने का मोबाइल रिपेयर का काम करता है, अपने गांव जाता है, अपने गांव के बाहर एक 50,000 रुपये का इंस्ट्रूमेंट लेके जाता है, उससे टेलीफोन बनाने का मोबाइल फोन आता है, अपने गांव के बाहर जाकर के बोर्ड लगाता है, मोहन मोबाइल रिपेयर शॉप, गांव के लोग आते हैं, और ये बच्चा घर बैठ करके, जो रोजगार की हम बात करते हैं, रोजगार सरकारी क्षेत्र और कॉर्पोरेट में नहीं मिल सकता है, रोजगार तो ऐसे उद्यमियों को मिल सकता है जिसे प्रशिक्षण देके अपने गांव में जाकर के वो रोजगार शुरू कर सके, 4 लोगों को बहाल कर सके, और ऐसे ही लोगों को तैयार कर। हमारी छोटी सी बेटी देवास शहर में से ट्रेनिंग लेने आती है, इंदौर के पास देवास है, 30 किलोमीटर दूर वो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में आती है, और वहां आती है, पहले वो ब्यूटिशियन का कोर्स करती है, 2 महीने का कोर्स करके अपने गांव में जाती है। जाने से पहले हमारे ट्रेनिंग पार्टनर उन्हें एक बढ़िया जो कुर्सी आता है, जो सैलून में लगता है, वो देते हैं काले रंग का, एक सुंदर सा आईना लंबा सा देते हैं 6 फीट का। और अनुवादवा जी यहाँ बैठी हैं, उनको मैंने कहा कि उनको 20,000 रुपये का, आजकल कैंची भी जो बाल काटने का आता है उसकी कीमत 20-20 हजार होती है, हमको ये भी नहीं पता था, लेकिन उनको छोटा सा किट दिया जाता है। ये गुड़िया गांव जाती है, उसके पास कोई नहीं आता है ब्यूटिशियन के शॉप में, वहां जाती है, अपने घर के बाहर एक तख्त लगाती है और उस पर लिखती है राधिका ब्यूटी पार्लर। इस लड़की का नाम राधिका है, कोई कस्टमर नहीं आता है, सबसे पहले अपने माँ को सजाती है, उसके बाल को रंगती है, उसके भावों को ठीक करती है, उसकी उंगलियों को साफ करती है। गांव के लोग पूछते हैं कि चाची आजकल तुम इतनी सुंदर कैसे दिख रही हो, तो कहती है मेरी बेटी ब्यूटिशियन बन के आई है। उसके बाद अपने पड़ोस में अपनी बहन को सजाती है, अपने घर में सजाती है, अपने भाभी को सजाती है, गांव को पता चल जाता है कि गांव में ब्यूटिशियन आ गई है, और फिर घर बैठे उसी कुर्सी पे
कभी अपने कस्टमर को बटन दबा के पीछे झुलाती है, बटन दबा के आगे लाती है, कस्टमरों की संख्या बढ़ने लगता है और वो गांव में बैठ करके 10 से 15 हजार रुपया कमा लेती है। कौशल का आगे का अभियान। और जब शादी ब्याह लगन का समय आता है तो यही बेटी अपने घर अपने जाने वाली बहन को दुल्हन बनाने में जब सजाती है गांव में, तो गांव में बैठे उसे 30 से 40 हजार रुपया कमा लेती है। यह है कौशल की परिभाषा। यही काम धर्मेंद्र प्रधान जी अपने तरीके से कर रहे हैं, यही काम नड्डा साहब कर रहे हैं। जब ब्लड सैंपल कलेक्ट करने वाला जो बच्चा आपके घर में आता है, लाल पैथलाल में आप जाना नहीं चाहते हैं, घर बैठे 7 बजे आप चाहते हैं आपका कोई ब्लड सैंपल कलेक्ट कर ले, तो ये सब काम ये भारत सरकार कर रही है और सब रोजगार मिल रहा है, बड़ी तौर पर रोजगार मिल रहा है, जो सरकारी तौर पर नहीं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा ये सब लोग जो यहाँ हैं। मेरा मंत्रालय दरअसल थोड़ा कठिन इसलिए है कि मेरा मंत्रालय सभी मंत्रालय में है, इसलिए मेरा मंत्रालय सभी मंत्रालय में है। मैं सभी मंत्रालय से लोगों ने कहा कि समझौता क्यों करते हैं, मैं समझौता इसलिए करता हूं कि सभी माननीय मंत्री आकर के हमारे इस बड़े अभियान में, चाहे वो स्किल का हो, योग का हो, पेट्रोलियम का हो, ट्रक का हो, तेल भरने का हो, और भी बहुत सारे मंत्री हैं जिनसे मेरी भागीदारी है, फौज से भी है, पुलिस से भी है, मैं सबको लेके, तो मैं आप सब लोग को इस बड़े अभियान में साथ देने के लिए और इस एनिवर्सरी के सेकेंड आयोजन में फिर से एक बार आप सबकी भागीदारी के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।